नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम फलादेश करने के भावेश विषयक नियम यानी कि भाव अनुसार फलादेश करने के जो नियम हैं वो 10 ऐसे नियम बताएंगे आपको जो कि फलादेश का आधार होते हैं। ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार नियम हैं। ये 10 नियम अगर आपको ज्ञात हैं या इनकी समझ है तो आप भाव अनुसार फलादेश जो है आसानी से किसी की भी कुंडली का कर सकते हैं। तो इसमें एक उदाहरण हमने ये बनाया हुआ है जिसमें लग्न को हमने मेष लग्न मान के एक उदाहरणार्थ यहाँ पे होरोस्कोप बनाया है। इसी से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला इसका नियम देखते हैं कि यदि छठवें, आठवें और 12वें स्थान के स्वामियों को छोड़कर, यानी कि छठवें स्थान का यानी खष्टमेश, अष्टमेश और द्वादशेश ना हो, इसके अलावा जो भाव हैं उनके स्वामी अन्य किसी भाव का स्वामी यानी कि उनके स्वामी लग्न से अगर केंद्र में है तो केंद्र जो है पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव माना जाता है किसी की भी कुंडली में। इसके अलावा 5वां और 9वां भाव त्रिकोण माना जाता है, पहले भाव को भी त्रिकोण मानते हैं। तो अन्य किसी भाव का स्वामी 6, 8, 12 को छोड़ करके लग्न से अगर केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में पड़े तो उस भाव के लिए वह शुभ फलप्रद होता है, यानी कि शुभ फल देगा। तो सबसे पहला नियम ये कंठस्थ कर लें। दूसरा नियम है कि छठवें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी जिस स्थान पर पड़ेगा, यानी छठा, 8वां और 12वां, इन तीनों भाव में जो राशियां होंगी उनके जो स्वामी होंगे वो जिस भाव में जाके स्थित होंगे उस भाव के फल को या तो नष्ट कर देते हैं या तो कम कर देते हैं, यानी कि उस भाव के लिए वो अशुभ माने जाते हैं। तीसरा नियम है कि यदि किसी भाव का स्वामी अपने उस भाव से किसी केंद्र अथवा किसी त्रिकोण में पड़े तो उस भाव का शुभ फल होता है। इसको एक उदाहरण सही समझते हैं कि मान लीजिए ये 7वां भाव है और सप्तमेश अगर 7वें भाव से आप गिन रहे हैं केंद्र में पड़े यानी कि यहाँ से ये स्वगृही पहले ही भाव में हो या 1, 2, 3 चौथे भाव में हो या 7वें में हो या 8, 9, 10वें में पड़े या 5वें अथवा 9वें में पड़े, अगर शुक्र की वहाँ स्थिति है यानी कि सप्तमेश की स्थिति जो है अपने भाव से 1, 4, 7, 10 या 5, 9 भाव में पड़ रही है तो 7वें भाव का शुभ फल होगा, यानी इस भाव का शुभ फल होगा, ना कि शुक्र जहाँ स्थित होगा यानी कि सप्तमेश जहाँ स्थित होगा। यानी कि यदि किसी भाव का स्वामी अपने उस भाव से किसी केंद्र अथवा किसी त्रिकोण में पड़ता है तो उस भाव का यानी कि जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का जो है वो शुभ फल माना जाता है, यानी वो भाव जो है शुभ स्थिति में आ जाएगा। अब इसका चौथा नियम है यदि किसी भाव का स्वामी स्वगृही हो यानी कि अपने ही घर में बैठा हो, अपने ही भाव में हो तो उस स्थान का फल शुभ होता है। एकादश स्थान जो होता है उसमें सभी ग्रह शुभदायक होते हैं, यानी कि 11वां भाव जो होता है वहाँ चाहे जो पाप ग्रह हों या पुण्य ग्रह हों वो सभी स्थितियों में शुभ माने जाते हैं। कुल मिला के वो अशुभ फल नहीं देते, या तो शुभ फल देंगे या तो फिर वहाँ वो न्यूट्रल होकर रहेंगे। छठा नियम है कि किसी भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह हो और लग्न से तृतीय स्थान में पड़ जाए तो वह अच्छा फल देता है। अब किसी भी भाव का स्वामी हो और लग्न से तृतीय भाव में पड़ जाए, पाप ग्रह हो लेकिन, तो शुभ फल होगा। लेकिन अगर यह शुभ ग्रह है तो तृतीय स्थान में पड़ने से फल मध्यम हो जाएगा। तो सीधी सी बात ऐसा आप समझ लें कि आप लग्न से देख लें अपने तीसरे भाव को, वहाँ कोई ग्रह बैठा है क्या, पाप ग्रह है कि शुभ ग्रह है। अगर पाप ग्रह है तो जिस भाव का वो स्वामी होगा उस भाव के लिए शुभ होगा, लेकिन अगर पुण्य ग्रह है, शुभ ग्रह है तो मध्यम फल देगा, यानी कि ना तो शुभ फल देगा ना तो बहुत ज़्यादा अशुभ फल देगा, एक मीडियम फल वहाँ देगा। तो ये 6 नियम है। 7वां नियम जो है सत्याचार्य के मतानुसार जिस भाव में शुभ ग्रह रहता है उस भाव का फल शुभ और जिस भाव में पाप ग्रह रहता है उस भाव के फल का ह्रास होता है। एक कॉमन नियम है, यानी कि जिस भाव में आपके शुभ ग्रह होंगे उसका शुभ फल होगा, जिस भाव में पाप ग्रह पड़ेंगे उस भाव में कुछ न कुछ अशुभ फल जरूर होता है। अब 8वां नियम देखते हैं। 8वां नियम भी सत्याचार्य का था, हालांकि इसमें कुछ संशोधन है, इसको पहले समझते हैं। सत्याचार्य का ही कथन है कि 6, 8, 12 में ठीक इसके विपरीत फल होता है, यानी हमने पीछे जो बताया है
कि अगर शुभ ग्रह कहीं हो तो शुभ फल, अशुभ ग्रह कहीं हो तो अशुभ फल देंगे। लेकिन सत्याचार्य ने कहा था कि छठवें, आठवें, 12वें में इसके विपरीत होता है, यानी कि छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर शुभ फल हो, यानी कि शुभ ग्रह हो तो अशुभ फल देगा, और अशुभ ग्रह हो तो शुभ फल देगा, या उस फल का ह्रास होगा उस भाव के। अर्थात इन स्थानों में अगर शुभ ग्रह पड़े तो फल में ह्रास हो जाएगा। तात्पर्य है कि अगर छठवें स्थान जो कि रिपु स्थान है या शत्रु स्थान है, वहाँ पे अगर शुभ ग्रह पड़ेगा तो उस रिपु स्थान का जो फल होगा उसका क्षय हो जाएगा। चूँकि यहाँ इन्होंने बताया था कि विपरीत फल होता है, तो क्षय होगा, यानी कि अच्छा माना जाएगा एक तरह से। इसी तरह पुनः अष्टम में शुभ ग्रह हो तो मनुष्य की आयु के लिए शुभदायक होता है, परंतु इस मत का खंडन हुआ है। बहुत से प्राचीन ग्रंथों में इसकी विपरीत लेख माना जाता है। ये माना जाता है कि छठवें, आठवें और 12वें भाव में पाप ग्रह ज़्यादा अच्छे होते हैं। पाप ग्रह वहाँ होने से जो है वो अशुभ कम होती है, अशुभता वहाँ की कम होती है, जबकि शुभ ग्रह अगर वहाँ पहुँच जाएँ तो अशुभ माने जाते हैं। अब इसके विपरीत क्या लेख है कि 6, 8, 12 में पाप ग्रह हैं तो ज़्यादा शुभदायक होता है, जो अनुभव से भी ठीक मालूम पड़ता है तमाम कुंडलियों के विश्लेषण इत्यादि से। अर्थात इस मत को जो है खंडित किया जाता है, और जो मत है कि 6, 8, 12 में शुभ ग्रह पड़ने से उन भावों का फल अनिष्ट होता है, अर्थात इस संबंध में सत्याचार्य जी का जो मत है वो ठीक नहीं मालूम पड़ता है। तो सीधी सी इसको बात स्पष्ट समझ लें कि 6, 8 और 12 में अगर अशुभ है या पाप ग्रह हैं तो ज़्यादा सही माने जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ शुभ ग्रह पड़ रहे हैं तो ज़्यादा अनिष्ट फल होते हैं। 9वां नियम जो है वो यौनाचार्य का है। उनके मत से खष्टेश का खष्ट में, अष्टमेश का अष्टम में और द्वादशेश का द्वादश में रहना शुभ फलप्रद होता है। यानी कि छठवें भाव का स्वामी छठवें में रहे, आठवें भाव का स्वामी आठवें में रहे, द्वादश भाव का स्वामी द्वादश में रहे तो ज़्यादा सही माना जाता है। हालांकि इस मत के भी बहुत सारे विरोधी हैं, लेकिन अनुभव और तमाम कुंडलियों के विश्लेषण और जो आधुनिक समय में इसकी समझ विकसित हुई है उसके अनुभव से यौनाचार्य जी का यह मत जो है सही लगता है। यानी कि अगर स्वगृही हैं छठें, आठवें, 12वें में ग्रह तो वहाँ के अशुभ फलों में कमी कर देते हैं। एक नियम और जान लें, 10वां नियम जो है कि तीसरे, छठवें और 11वें भावों में पाप ग्रह का रहना शुभदायक माना जाता है। यानी पाप ग्रह जितने ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे, छठवें और 11वें भाव में चले जाएं उस कुंडली के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ग्रह अनुसार देखेंगे कि फलादेश करना, यानी किस ग्रह का किस भाव में रहना, या शुभ ग्रह पाप ग्रह के अनुसार जो है भाव में उनका रहने का कैसा फल होता है। तो ये दो चीज़ें अगर आप जानते हैं, भाव अनुसार विषयक फल जो कैसे हैं और ग्रह अनुसार विषयक फल, तो आप किसी भी कुंडली का जो है विश्लेषण या फलादेश आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।